चलो तो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग बेटा। क्या आप कल के लेक्चर में थे? नो, ओके। तो कल के लेक्चर में ना मैंने तुमको थोड़ा सा जीएसटी के पोर्टल पे लेके गया था, और वो वेब पोर्टल जो है जीएसटी का ऑफिशियल वेबसाइट जो है गवर्नमेंट की, वो मैंने तुमको बताई थी कि किस तरीके से वहाँ पे कहाँ क्या ऑप्शन क्या बताता है, उसके रिलेटेड एक ओवरव्यू दिया था मैंने उस ऑफिशियल वेबसाइट का। ठीक है। तो आज ना बेटा अपन जीएसटी का डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जीएसटी एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो आर यू रेडी? आर यू रेडी टू स्टार्ट द डिस्कशन? यस, ओके। चलो तो सबसे पहले मेरा नाम है पंकज बरमेचा, वेलकम टू एपीएल। मैं आपको सीएटीए कोर्स के दौरान पूरे आगे के 3 महीने जो है वो गाइड करने वाला हूं, आपके साथ कई सारे बातें डिस्कस करने वाला हूं और आपके कई सारे स्किल्स डेवलप करने वाला हूं इन फील्ड ऑफ फाइनेंस। ओके। तो आज से ऐसा समझ लो कि हम जो है ना वो जीएसटी का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। किसका टॉपिक? जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे कि मैंने बताया कि जीएसटी ये क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हमारा कौन सा टैक्स है? कौन सा टैक्स है? ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। ये हमारा कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, श्योर। तो देखो ये है हमारे नोट्स, ये जीएसटी के रिलेटेड नोट्स है। एकदम समराइज्ड वे में मैंने आपके लिए बनाया है, बहुत ही समराइज्ड वे में। 50 ऑलमोस्ट 50 पेजेस के ये नोट्स है, और 50 पेजेस में मैंने यहाँ पे आपको मैक्सिमम नॉलेज ऑफ जीएसटी जो है वो देने की कोशिश की है। इसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी है, इसमें प्रैक्टिकल पार्ट भी है, इसमें न्यूमेरिकल पार्ट भी है। ओके। तो चलो जीएसटी के डिस्कशन के बारे में, मतलब जीएसटी क्या होता है, किस तरीके से जीएसटी काम करता है, इसको अपन अभी आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अगर मान लो मुझे कोई भी एक प्रोडक्ट मार्केट में बेचना है तो इसके कई सारे ऑप्शंस होते हैं। एक तो मेरे को अगर बेचना होगा तो मैं किसी से परचेस करके लाऊंगा और फिर बेचूंगा, या तो फिर मैं खुद उसको मैन्युफैक्चर करूंगा, या तो मैं खुद उसको मैन्युफैक्चर करूंगा और आगे बेचूंगा। तो अगर आप मार्केट के इसको समझो, कंडीशन को समझो, तो यहां पे कैसा होता है? एक आपके पास होता है मैन्युफैक्चरर, एक आपके पास होता है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर आगे होलसेलर को गुड्स सेल करता है, होलसेलर आगे रिटेलर को गुड्स सेल करता है, और रिटेलर आगे कस्टमर, मतलब कंज्यूमर बोलते हैं हम उसको, जो गुड्स को कंज्यूम करने वाला है, कंज्यूमर को गुड्स सेल करता है। मतलब अगर मान लो हमको जीन्स चाहिए, ठीक है, हमको एक क्या चाहिए? जीन्स चाहिए। तो जीन्स हमको चाहिए, मतलब हम उसको यूज करने वाले, हम जीन्स को पहनने वाले, तो हम कौन हो गए? कंज्यूमर। मैंने किससे परचेज किया? किसी दुकानदार से। दुकानदार ने किससे परचेज किया? किसी होलसेलर से। और होलसेलर ने ऑब्वियसली किससे परचेज किया होगा? मैन्युफैक्चरर से। तो ये एक चेन चलता है मार्केट में। एक होता है मैन्युफैक्चरर, एक होता है होलसेलर, एक होता है रिटेलर, और फिर लास्ट में होता है कंज्यूमर। लास्ट में होता है क्या? कंज्यूमर। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ये चेन समझ में आ रहा है? क्या आपको ये चेन समझ में आ रहा है? यस, ओके, वेरी गुड बेटा। अभी मान के चलो कि मैन्युफैक्चरर जो है ये और किसी से पीछे परचेस नहीं कर रहा है, ये खुद ही सारी चीजें बना रहा है, ये खुद ही सारी चीजें बना रहा है, बराबर ना? तो मान लो हम एग्जांपल लेके चलते हैं, मैन्युफैक्चरर ने क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है? जीन्स मैन्युफैक्चर कर रहा है। जीन्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, जीन्स मैन्युफैक्चर करने के लिए मान लो उसको, मतलब उसने ना 2000 रुपीज में, 2000 रुपीज में आगे किसको बेचा? इसने 2000 रुपीज में आगे बेचा होलसेलर को। ओके। तो अभी ये जीन्स की कॉस्ट क्या है? जीन्स की कॉस्ट है 2000 रुपीज। ओके। अभी ये जब आगे बेचेगा ना, तो ये इस पे जीएसटी लगा के बेचेगा। ये इस पे क्या लगा के बेचेगा? जीएसटी। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरर ने उसकी जीन्स की कॉस्ट थी 2000 रुपया, उसमें प्लस कर दिया जीएसटी, और सिंपल रखने के लिए मैं मान के चलता हूं जीएसटी एट द रेट 10%। इसको सिंपल रखने के लिए मैं मान के चलता हूं जीएसटी कितना परसेंट पे है? 10% पे है।
ओके, ज्योति अभी ज्वाइन हुई है। गुड इवनिंग ज्योति। ठीक है, तो चलो मैं थोड़ा सा वापस डिस्कशन को पीछे लेके जाता हूं और वापस स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करता हूं। हम, यस गुड इवनिंग, हम क्या करने वाले हैं, हम आज जीएसटी के कंसेप्ट को समझने वाले हैं। हम आज बेसिकली हमारा यही काम है। आज मैं तुम्हारे साथ एक्स्ट्रा कुछ भी डिस्कस नहीं करूंगा। आज मैं सिर्फ जीएसटी का कंसेप्ट समझा रहा हूं। मैं पूरा जीएसटी, ऑब्वियसली एक लेक्चर में पूरा जीएसटी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, जीएसटी का कंसेप्ट अपन आज के दिन में खत्म कर सकते हैं कि जीएसटी काम कैसे करता है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम कोई भी मार्केट की कंडीशन को देखें, मार्केट के चेन को समझें, तो अगर कोई भी चीज मार्केट में बिक रहा है ना, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो उसको मैन्युफैक्चर कर रहा होगा। तो एक मैन्युफैक्चरर होने वाला है आपके पास, फिर मैन्युफैक्चरर आगे होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर उसको आगे रिटेलर को बेचेगा, और रिटेलर आगे कंज्यूमर को बेचेगा। कंज्यूमर मतलब हम जैसे लोग, कंज्यूमर मतलब हम जैसे लोग जो गुड्स को परचेस करते हैं उसको यूज करने के लिए, उसको कंज्यूम करने के लिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया जीन्स का, मान लो मुझे जीन्स परचेस करना है। मैं जीन्स परचेस क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे उसको यूज करना है, मैं उसको यूज करने वाला हूं, इसकी वजह से। ओके, राहुल भी ऐड हो गया। गुड इवनिंग राहुल। चलो अपन है ना एक 2 मिनट का पॉज ले गया, स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं अभी भी। मतलब मैं एक साथ ही 1-2 मिनट में मैं वापस सारा डिस्कशन करूंगा, उसके बाद जो भी बचा है मैं अलग से उसके लिए एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, उसको वहीं से आगे देखना होगा। सिर्फ गिव मी 2 मिनट्स बेटा। लेक्चर में बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है आज का। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्या सब लोग सुन पा रहे हो मेरे को? एम आई ऑडिबल? यस, ओके ओके, चलो तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जीएसटी जो है ये काम कैसे करता है, कंसेप्ट ऑफ जीएसटी हम समझने वाले हैं। तो जीएसटी, जैसे जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। ये हमारा कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। अगर मैं मार्केट के कंडीशन की बात करूं, मार्केट के चेन की बात करूं, तो अगर मुझे कोई भी चीज परचेज करना है तो वो कोई ना कोई तो मैन्युफैक्चर कर रहा होगा, वो कोई ना कोई तो मैन्युफैक्चर कर रहा होगा। मैन्युफैक्चर जो कर रहा है वो आगे किसी होलसेलर को दे रहा होगा, होलसेलर जो है वो आगे किसी रिटेलर को बेच रहा होगा, और रिटेलर जो है वो आगे कंज्यूमर को बेच रहा होगा। अभी कंज्यूमर मतलब क्या? तो कंज्यूमर मतलब जो उस गुड्स को कंज्यूम करने वाला है, जो उस सर्विसेज को कंज्यूम करने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपने सिचुएशन में मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं आपके लिए, बराबर, और मैं आपको सर्विस दे रहा हूं। मतलब क्या? मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, हमारे कोर्स का नाम है सीएटीए, मैं आपको कई सारी चीजें यहां पे पढ़ाने वाला हूं। आप लोग कौन हो? आप लोग कंज्यूमर हो। वाई? बिकॉज यू आर कंज्यूमिंग द नॉलेज, कंज्यूमिंग द सर्विसेज दैट आई एम प्रोवाइडिंग, बराबर। कंज्यूमर मतलब वो होता है जो गुड्स या सर्विसेज को यूज करता है या कंज्यूम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया है जीन्स का। अगर मुझे जीन्स खरीदनी है, जीन्स परचेज करनी है, तो मैं किसी दुकान के में जाऊंगा और उस दुकानदार से मैं जीन्स परचेज करूंगा, बराबर। अभी मैं परचेज करने वाला हूं यूज करने के लिए, तो मैं हो गया कंज्यूमर। रिटेलर ने होलसेलर से परचेज किया होगा, तो रिटेलर ने उसको यूज करने के लिए परचेज किया या उसको आगे वापस रीसेल करने के लिए परचेज किया? ऑब्वियसली रीसेल करने के लिए परचेज किया। तो रिटेलर कंज्यूमर हुआ क्या? नहीं।
उसके बाद होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से परचेस किया होगा, तो होलसेलर यूज करने वाला है क्या? नहीं। तो होलसेलर कंज्यूमर हुआ क्या? नहीं। होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से परचेस किया तो मैन्युफैक्चरर ने उसको बनाया होगा, मैन्युफैक्चर किया होगा उस जीन्स का, बनाया है उस जीन्स को, तो क्या वो मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर हुआ क्या गुड्स का? नहीं। तो ये चेन है, कोई भी आप चीज को देखने जाओ, गुड्स को देखने जाओ, तो एक मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स होता है, वो आगे होलसेलर को बेचता है, होलसेलर आगे रिटेलर को बेचता है और रिटेलर आगे कंज्यूमर को बेचता है। तो एग्जांपल हमारा जीन्स का है। मान लो कि ये जो मैन्युफैक्चरर है वो जीन्स को 2000 रुपए पे बेचना चाहता है। वो जीन्स को कितने में बेचना चाहता है? 2000 रुपए में। अभी ये जीन्स का उसका अपन बोल सकते हैं ये क्या है उसका? इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस नहीं, ये हमारा क्या होने वाला है? सेल्स प्राइस। मैन्युफैक्चरर के लिए सेल्स प्राइस क्या है? 2000। लेकिन वो 2000 में नहीं बेचेगा, वो क्या करेगा? इस सेल्स प्राइस पे ना ऐड करेगा जीएसटी। इस सेल्स प्राइस पे वो क्या ऐड करेगा? जीएसटी। अभी जीएसटी अपन मान के चलते हैं, जीएसटी अपन मान के चलते हैं, एग्जांपल को सिंपल रखने के लिए 10% पे जीएसटी लगता है। रेट ऑफ टैक्स इज 10%। वैसे 10% कोई रेट ऑफ टैक्स नहीं है, लेकिन अपने इस एग्जांपल को सिंपल रखने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं सिर्फ 10% रख रहा हूं इसको, ठीक है? तो जीएसटी कितने का लगाया उसने? 10%। तो क्या आप लोगों के पास कैलकुलेटर है? कैलकुलेटर यूज करते हो? बीकॉम के स्टूडेंट से आपके पास ऐसा कैलकुलेटर होगा? बीकॉम बीबीए, तुम बीकॉम कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, 11 12 में तो वैसे भी चलो कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ग्रेजुएशन में तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल होता है। क्या आपके पास ऐसा कोई कैलकुलेटर है? अगर रहेगा, किधर भी रहेगा, आपके रूम में, आपके बैग में, साथ में लेके बैठना है, साथ में लेके बैठना है रोज। आपको अभी कैलकुलेटर साथ में लेके बैठना है, ऐसा समझ लो। कम ऑन, जल्दी रिप्लाई करो, मेरे को इंटरैक्टिव क्लास चाहिए, मेरे को आपसे रिस्पॉन्स चाहिए। अगर आप कैलकुलेटर लेके बैठे हो तो थम्स अप कर दो चैट बॉक्स में, थम्स अप का मैसेज कर दो, कम ऑन। ओके ओके, वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड पांडु। ओके वेरी गुड कीर्ति। चलो, तो राहुल बेटा तुमको ना रिस्पांस देना होगा। अगर आप रिस्पांस नहीं दोगे, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करोगे लेक्चर में ना, तो आपके लिए वो इंटरेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आलस को थोड़ा सा छोड़ दो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कुछ नया सीखने वाले हो, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सीखने वाले हो जो इंडिया में चलता है आज के डेट पे। टैक्स सिस्टम पढ़ रहे बेटा अपन, हर कोई नहीं पढ़ता इसको, और ऑब्वियसली तुम ग्रेजुएशन लेवल पे इसको पढ़ोगे, लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरीके से यहाँ पे पढ़ने वाले हो। एनीवेज चलो, तो फिर अभी मुझे बताओ, अगर सेलिंग प्राइस हमारा 2000 रुपया है और उसके ऊपर 10% जीएसटी लगने वाला है, तो जीएसटी कितना लगने वाला है? मुझे बता सकते हो कितना जीएसटी लगेगा? व्हाट इज द 10% ऑफ 2000? व्हाट इज द 10% ऑफ 2000? 200। यस वेरी गुड कीर्ति, वेरी गुड। 200 रुपया। यस वेरी गुड पांडु, 200 रुपया। तो जीएसटी कितना लगा? 200 रुपया, बराबर। तो अभी टोटल इनवॉइस प्राइस कितना हो गया? इसको अपन बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। इसको अपन बोलते हैं क्या? इनवॉइस प्राइस। यस वेरी गुड ज्योति, 200 रुपया। तो इनवॉइस प्राइस कितना हो गया? 2200। इनवॉइस प्राइस कितना हो गया? 2200। यस, अभी ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। होलसेलर को ये जीन्स कितने में गिरी? व्हाट इज द कॉस्ट फॉर होलसेलर? व्हाट इज द कॉस्ट फॉर होलसेलर? व्हाट इज द कॉस्ट फॉर होलसेलर? कीर्ति बोल रही है 2200। ओके, और ज्योति कम ऑन आंसर दो। ज्योति भी बोल रही है 2200। ओके, पांडु भी बोल रहे 2200। अभी ध्यान से समझना, आई नो आंसर तुम्हारा सही नहीं है, लेकिन मैं ये आंसर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था। मुझे पता है आप ऑब्वियसली नए हो तो आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, लेकिन यही चीज समझाने के लिए मैं तुमको कोशिश कर रहा हूं। अभी देखो तुमने गलत आंसर दिया है, अभी मैं जब सही चीज बताऊंगा तुम्हारे दिमाग में फिट बैठ जाएगी कि अरे नहीं ये अपन ने गलत आंसर दिया था, इसका सही कैलकुलेशन इस तरीके से होता है, ठीक है? तो
मैन्युफैक्चरर का जो सेलिंग प्राइस था वही होलसेलर का परचेज प्राइस होने वाला है। SP stands for selling price, IP stands for invoice price and PP stands for purchase price। तो होलसेल जो सेलिंग प्राइस था मैन्युफैक्चरर का वही होलसेलर का क्या बनेगा, परचेज प्राइस। तो व्हाट इज द कॉस्ट फॉर होलसेलर, कॉस्ट इज 2000। कॉस्ट इज व्हाट, 2000 रुपीज। नहीं बेटा पांडु 1800 नहीं, 1800 तो कोई भी एंगल से यहां पे कैलकुलेशन में आ ही नहीं रहा है। 1800 रुपया कैलकुलेशन में कोई भी एंगल से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो परचेज प्राइस जो सेलिंग प्राइस है अपन जिससे परचेज कर रहे हैं उसका सेलिंग प्राइस अपना परचेज प्राइस सेम होता है, ठीक है। तो अगर मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को 2000 रुपए में बेचा है, 2000 रुपए का सेलिंग प्राइस है, तो फिर होलसेलर के लिए 2000 रुपए परचेज प्राइस होगा। सर लेकिन उसने 200 रुपए का जीएसटी तो दिया है, हाथ दिया है, मैं ये मना नहीं कर रहा। ये 2200 विल बी द पेमेंट मेड बाय होलसेलर, मैं होलसेलर को WH लिख रहा हूं, टू मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर को MF लिख रहा हूं, ठीक है। 2200 का वो पेमेंट कर रहा है, पेमेंट मेड बाय होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर। लेकिन उसमें उसका कॉस्ट इन्वॉल्व है 2000, 200 रुपया तो वो जीएसटी के नाम पे दे रहा है। जीएसटी के नाम पे उसने कितना दिया है, 200 रुपया। किसने, होलसेलर ने। क्या यहां तक तुमको चीजें क्लियर है, क्या यहां तक तुमको चीजें क्लियर है, क्या यहां तक तुमको चीजें क्लियर है? कम ऑन प्लीज से यस। हाँ ओके। अभी ऑब्वियसली सुनो मेरी बात, मैं जितने में परचेस करता हूं, एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जितने में अपन परचेस करते हैं उतने में बेचते हैं क्या, नहीं, अपन उसमें हमारा प्रॉफिट ऐड करते हैं। अपन उसमें हमारा क्या ऐड करते हैं, प्रॉफिट। मान लो यहां पे होलसेलर ने अपना प्रॉफिट ऐड किया, मान लो होलसेलर ने अपना प्रॉफिट ऐड किया 200 रुपए का, और उसने 200 रुपए प्रॉफिट ऐड करके बोला मैं इसको 2200 में बेचूंगा। होलसेलर ने बोला मैं 2200 रुपए में बेचूंगा, तो होलसेलर ने आगे रिटेलर को बेचा 2200 रुपए में। तो ये हुआ होलसेलर का सेलिंग प्राइस, ये हुआ होलसेलर का सेलिंग प्राइस। हाँ या ना, क्या यहां तक समझ में आ रहा है क्या? सेलिंग प्राइस, परचेस प्राइस और इनवॉइस प्राइस में डिफरेंस अभी तुमको समझ में आएगा। सेलिंग प्राइस मैन्युफैक्चरर के लिए 2000 था, उसने उसमें जीएसटी लगाया 200 रुपया, उसके लिए उसका जो इनवॉइस बना वो इनवॉइस का प्राइस हुआ 2200 रुपया। 2200 रुपया वाज द पेमेंट मेड बाय होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर। अभी ये 2200 में वो क्या बोलेगा होलसेलर कि 2000 रुपया मेरे लिए कॉस्ट ऑफ जीन्स हो गया है, 200 रुपया मैंने जीएसटी के नाम का दिया है, तो मैंने कॉस्ट मतलब उसके लिए परचेस प्राइस हो गया 2000 रुपया, ये अलग से लिख दिया, और उसने जो जीएसटी का पेमेंट किया है वो हो गया 200 रुपया, वो मैंने अलग से लिख दिया। यहां तक ठीक है। उसके बाद होलसेलर ने बोला कि मैंने 2000 में परचेस किया है, मैं इसको 2000 में नहीं बेचूंगा, मैं इसमें मेरा प्रॉफिट ऐड करूंगा। तो उसने प्रॉफिट कितना ऐड किया, 200 रुपया, और होलसेलर ने बोला कि मैं इसको 2200 में बेचूंगा। तो होलसेलर ने आगे रिटेलर को बेचा 2200 रुपए में। अब ये तो उसका सेलिंग प्राइस हो गया। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इनवॉइस प्राइस, हमको चाहिए इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस कैसे आता है, बाय एडिंग जीएसटी टू सेलिंग प्राइस। तो जीएसटी अपना एट द रेट 10% है, तो मुझे बताओ सेलिंग प्राइस अगर 2200 रुपया है तो इसका 10% जीएसटी कितना आएगा, इसका 10% जीएसटी कितना आएगा? कम ऑन, सब लोग अपना अपना कैलकुलेटर यूज करो, सब लोग अपना अपना कैलकुलेटर यूज करो। 220 रुपया, वेरी गुड कीर्ति, वेरी गुड, सबसे फास्ट आंसर आ रहे कीर्ति के। बाकी लोग कैलकुलेटर यूज करना सीख लो, कैलकुलेटर को यूज करना सीख लो। मोबाइल का कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, आपके पास आपका एक कैलकुलेटर होगा अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो। यस, तो 220 रुपीज। तो जैसे इस 2200 में मैं 220 रुपए जीएसटी ऐड कर देता हूं तो मेरा इनवॉइस प्राइस हो गया 2420, 2420। हाँ या ना, हाँ यस। चलो अभी मुझे एक बात बताओ, रिटेलर होलसेलर को पेमेंट कितना करेगा, 2200 रुपया या 220 रुपया या 2420 रुपया? होलसेलर ने रिटेलर को बेचा है तो रिटेलर होलसेलर को पेमेंट कितना करेगा, 2200 या 220 या 2420? एकदम आराम से जा रहा हूं मैं।
2420। वेरी गुड कीर्ति। कौस्तुभ बेटा तुम्हारे पास कैलकुलेटर है? यस, वेरी गुड ज्योति। 2420। कौस्तुभ कैलकुलेटर है तो लेके बैठो प्लीज। आई थिंक सो तुम्हारा फर्स्ट डे है आज। तो 2420 में यहां पे लिख रहा हूं पेमेंट मेड बाय रिटेलर टू होलसेलर। पेमेंट मेड बाय रिटेलर टू होलसेलर बराबर। यस, मैं ये जीएसटी जो पेड, ये जो 200 रुपए लिखा है ना, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूं। मैं यहां पे लिखता हूं जीएसटी पेड। किसने पे किया? होलसेलर ने। कितना? 200 रुपया। और मुझे एक बात बताओ, अभी होलसेलर ने 2420 रुपया रिटेलर से लिया, इसमें से जीएसटी के नाम से कितने लिया? इसमें से, यस वेरी गुड कौस्तुभ, तो कैलकुलेटर लेके बैठो। तो अभी कंसेप्ट के हिसाब से मुझे आंसर दो। मैं बोल रहा हूं कि होलसेलर ने 200 रुपया पे किया जीएसटी मैन्युफैक्चरर को, लेकिन होलसेलर ने आगे जब रिटेलर को बेचा तो रिटेलर से जीएसटी कितना लिया? एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। यस, ज्योति बोल रही है 220 रुपया, हाँ या ना? हाँ, तो मैं यहां पे लिखता हूं जीएसटी कलेक्टेड 220 रुपया। जीएसटी कलेक्टेड 220 रुपया। उसी एकदम यही लॉजिक लगा के मुझे बताओ मैन्युफैक्चरर ने कितना जीएसटी कलेक्ट किया? जीएसटी कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर कितना होगा? जीएसटी कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर कितना होगा? ₹200। यस, वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड कीर्ति। इसका है 200 रुपया, लेकिन जीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर कितना है? जीएसटी पेड बाय मैन्यू, जैसे कल होलसेलर के लिए उसने मैन्युफैक्चरर को 200 रुपए दिया है, वैसे मैन्युफैक्चरर ने किसी को दिया है क्या? अभी तक नहीं दिया। मैन्युफैक्चरर से तो शुरू हुई है पूरी कहानी, तो मैन्युफैक्चरर ने किसी को पे नहीं किया है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं जीएसटी पेड 0 है अभी तक मैन्युफैक्चरर के द्वारा? क्या मैं ये बोल सकता हूं? हाँ या ना में रिप्लाई दो। यस, वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड। तो चलो, मैंने ना ये जो चेन है इसके दो एस्पेक्ट्स तुमको समझा दिए। मैन्युफैक्चरर वो अपने सेलिंग प्राइस पे जीएसटी लगाएगा, जीएसटी लगाने के बाद इनवॉइस प्राइस आएगा, ये इनवॉइस प्राइस वो होलसेलर से कलेक्ट करेगा। इसमें एक पोर्शन है कॉस्ट का, सेलिंग प्राइस का, एक पोर्शन है जीएसटी का। तो जो जीएसटी कलेक्ट किया है मैन्युफैक्चरर ने वो है 200 रुपया, और उसने पे किसी को कुछ नहीं किया है, तो पेड 0 है। उसके बाद आते हैं होलसेलर पे। होलसेलर के लिए कॉस्ट यानी परचेस प्राइस था 2000 रुपया, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने 2000 रुपए में इसको सेल किया था। तो परचेस किया होलसेलर ने, तो उसके लिए कॉस्ट कितनी हो गई? 2000 रुपया। होलसेलर बोलेगा मैं इस पे प्रॉफिट ऐड करके बेचूंगा, तो होलसेलर ने बोला कि मैं 200 रुपए का प्रॉफिट ऐड करूंगा। 200 रुपए का प्रॉफिट ऐड करूंगा तो फिर होलसेलर का सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 2200 रुपया। होलसेलर का सेलिंग प्राइस हो गया 2200 रुपया। अभी ये सेलिंग प्राइस पे वो जीएसटी ऐड करेगा 10% के हिसाब से, अपना जीएसटी आया 220 रुपया, और होलसेलर का इनवॉइस प्राइस हो गया 2420 रुपया। ये 2420 वो अमाउंट है जो होलसेलर को मिलेगा रिटेलर के थ्रू। इसका मतलब ये होलसेलर ने जीएसटी कलेक्ट किया रिटेलर से 220 रुपया, और उसने जीएसटी पे किया मैन्युफैक्चरर को 200 रुपया। उसने जीएसटी पे किया मैन्युफैक्चरर को 200 रुपया। ठीक है, यहां तक की कहानी हो गई। अभी आते हैं रिटेलर के पास। मुझे एक बात बताओ, रिटेलर के लिए परचेज प्राइस क्या होगा? रिटेलर के लिए परचेज प्राइस क्या होगा? व्हाट विल बी द कॉस्ट फॉर रिटेलर? मैंने तुमको लॉजिक समझाया है। ज्योति बोल रही है 2420, कीर्ति बोल रही है 2200, पांडु और कौस्तुभ कम ऑन। पांडु बोल रहा है 2200। ओके, कौस्तुभ ट्राई टू आंसर। सही गलत का फैसला मतलब उसका चिंता मत करो, जस्ट ट्राई टू आंसर। कौस्तुभ बोल रहा है 2200 रुपया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मैंने क्या बोला था? जो पिछले
चेन में पिछले वाले का सेलिंग प्राइस होता है वो अगले वाले का परचेस प्राइस होता है। तो व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस फॉर ऑफ होलसेलर? होलसेलर का सेलिंग प्राइस था 2200 रुपया। उसने आगे किसको बेचा है? ऑब्वियसली रिटेलर को। तो रिटेलर ने कितने में परचेस किया है? 2200 रुपए में। तो कॉस्ट फॉर रिटेलर इज 2200। कॉस्ट फॉर रिटेलर इज 2200। ज्योति आई थिंक सो अभी तुमको समझ में आया? आई थिंक सो अभी तुमको समझ में आया? हम यहां पे जीएसटी का कॉन्सेप्ट समझ रहे, जीएसटी काम कैसे करता है। यस अभी ये लेकिन सर उसने तो 2420 रुपए पे किया है। यस उसने 2200 रुपया जीन्स का कॉस्ट पे किया और जीएसटी पे किया उसने। जीएसटी पेड बाय रिटेलर इज 220। तो मैंने टोटल 2420 रुपए का हिसाब यहां पे लिख दिया। अभी रिटेलर आगे कंज्यूमर को बेचने वाला है, लेकिन रिटेलर कोई भी एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, हम उसमें जितने में हमने परचेज किया उतने में ही बेचते क्या? नहीं, हम उसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं। तो ऑब्वियसली रिटेलर भी अपना प्रॉफिट इसमें ऐड करेगा। तो रिटेलर ने अपना प्रॉफिट ऐड किया इसमें, मान लो 300 रुपया। रिटेलर ने अपना प्रॉफिट, रिटेलर बोला कि मैं इस पे 300 रुपया कमाऊंगा। तो रिटेलर का सेलिंग प्राइस क्या हो गया? रिटेलर का सेलिंग प्राइस हो गया 2500 रुपीज। आया ना? रिटेलर का सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 2500 रुपीज। क्या यहां तक तुमको मेरी सारी बातें समझ में आ रही है? यस ओके बराबर। अभी सेलिंग प्राइस है, लेकिन एक्चुअल में वो 2500 में बेचेगा क्या? नहीं, वो इनवॉइस जब बनाएगा तो इनवॉइस बनाने के लिए तो अपने को उसमें जीएसटी ऐड करना पड़ता है। तो इनवॉइस प्राइस मेरी जो आएगी वो आफ्टर एडिंग जीएसटी, और जीएसटी किस में ऐड करेंगे? सेलिंग प्राइस में। तो अभी जो रिटेलर है वो इसमें प्लस करेगा जीएसटी एट द रेट 10%। तो मुझे बताओ जीएसटी कितना आया 10% पे? 2500 का 10% कितना हुआ? 250 रुपीज। वेरी गुड वेरी गुड। तो 250। तो इसने आगे कंज्यूमर को कितने में बेचा? 2750 रुपीज। इसने आगे कंज्यूमर को कितने में बेचा? 2250 रुपीज। 2750 रुपीज, सॉरी 2750 रुपीज। हाँ या ना? हाँ। अभी अगर अपन देखें तो रिटेलर को टोटल पेमेंट कितना मिलने वाला है? 2750। पेमेंट ये 2750, ये क्या है? पेमेंट मेड बाय कंज्यूमर टू रिटेलर। अभी इसने रिटेलर ने जो 2750 लिया उसमें से उसका पैसा कितना है? 2500 रुपया। सेलिंग प्राइस उसकी 2500 थी, तो मतलब 250 रुपए उसने जीएसटी के नाम से लिए। तो जीएसटी कलेक्टेड बाय रिटेलर कितना है? 250 रुपीज। जीएसटी कलेक्टेड बाय रिटेलर कितना है? 250 रुपीज। आया ना? क्या यहां तक तुमको समझ में आया है? मैं 3 लेवल समझा चुका हूं तुमको चेन के। जीएसटी का जो चेन होता है उसके 3 लेवल तुमको समझा चुका हूं। कंसेप्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ है, कंसेप्ट तो अभी बिल्ड कर रहा हूं मैं, कंसेप्ट पे आगे आऊंगा। यस वेरी गुड कीर्ति, वेरी गुड। चलो तो अभी रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। रिटेलर ने इसको कितने में परचेज किया? रिटेलर का कॉस्ट बोल सकते हो, रिटेलर का कॉस्ट, सॉरी कंज्यूमर का, सॉरी कंज्यूमर का कॉस्ट बोल सकते हो। और ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। $2500, ज्योति बोल रही है 2500। ओके कीर्ति पांडु कौस्तुभ, कम ऑन दिमाग लगाओ। कंज्यूमर मतलब जो गुड्स को यूज करता है। अभी ये आगे रीसेल नहीं करने वाला। मैन्युफैक्चरर रीसेल करता है, होलसेलर रीसेल करता है, रिटेलर रीसेल करता है, कंज्यूमर रीसेल नहीं करता। तो पांडु बोल रहे 2500, कीर्ति बोल रही 2500। यस सुनो, कंज्यूमर के लिए कॉस्ट 2750 रुपए। कंज्यूमर के लिए कॉस्ट कितनी है? 2750। सर ये क्या बात कर रहे हो? यस बेटा, कंज्यूमर आगे किसी को बेचने नहीं वाला। कंसेप्ट को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है। इस 2750 में जीन्स का प्राइस, इसका परचेज प्राइस था 2500 और इसने जीएसटी का पैसा दिया 250। लेकिन हमने बोला कंज्यूमर को कॉस्ट कितना गिरा? 2750। ठीक है, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल जनरेट हुआ है, इसको अभी और मैं डीप में एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, अभी अगर तुमने मेरा कल का लेक्चर अटेंड किया होगा तो मैंने तुमको कल बताया था कि जीएसटी का जो पेमेंट है गवर्नमेंट को कौन करता है? गवर्नमेंट को कौन करता है? सेलर करता है। लेकिन उसका बर्डन किसके ऊपर होता?
बर्डन किसके ऊपर होता है? जो उसको यूज करने वाला है। बस इसी पॉइंट को एकदम डिटेल में समझेंगे। मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, मैन्युफैक्चरर ने कितना जीएसटी कलेक्ट किया? 200 रुपया। एकदम ध्यान से सुनना, मेरे साथ सिर्फ 5-10 मिनट बने रहो, तुमको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। मैन्युफैक्चरर ने जीएसटी के नाम से कितना पैसा लिया? मेरे को आंसर्स चाहिए, कम ऑन। मैन्युफैक्चरर ने जीएसटी के नाम से कितना पैसा लिया? 200 रुपया, हा या ना? हाँ। मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट है क्या? मैन्युफैक्चरर लोगों से टैक्स वसूल सकता है क्या? मैन्युफैक्चरर टैक्स वसूल सकता है क्या लोगों से? नहीं, नहीं। लेकिन फिर भी इसने कलेक्ट किया है ना। क्यों कलेक्ट किया? तो मैंने तुमको कल भी समझाया था कि वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट कर रहा है, वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये जो 200 रुपया उसने होलसेलर से लिया, ये गवर्नमेंट को पे करेगा मैन्युफैक्चरर। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं लायबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर। लायबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर कितना है? 200 रुपया। लायबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर कितना है? 200 रुपया। क्योंकि उसने कितना कलेक्ट किया था जीएसटी? 200 रुपया। वो जीएसटी उसने 200 रुपया कलेक्ट किया है, वो गवर्नमेंट को आगे 200 रुपया दे देगा। लायबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर कितना है? 200 रुपया। लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैन्युफैक्चरर ने अपने जेब में से 200 रुपया निकाल के दिया या होलसेलर से लेके दिया? मैन्युफैक्चरर ने अपने जेब से 200 रुपया डाल के दिया या उसने होलसेलर से 200 रुपया लिया और वो 200 रुपया गवर्नमेंट को पे किया? होलसेलर से। वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड। मैन्युफैक्चरर ने अपने जेब से नहीं डाला पैसा, उसने होलसेलर से लिया पैसा और गवर्नमेंट को बोला, गवर्नमेंट सुन, ये 200 रुपया मेरे को होलसेलर ने दिया है, ये 200 रुपया मैंने जीएसटी के नाम पे लिया है और ये जीएसटी मैं तेरे को वापस दे रहा क्योंकि ये मेरा पैसा नहीं है, मैंने तेरे बिहाफ पे कलेक्ट किया था। ओके, ये हुआ मैन्युफैक्चरर का। अभी अपन लायबिलिटी ऑफ होलसेलर डिस्कस करने जा रहे, लायबिलिटी ऑफ होलसेलर डिस्कस करने जा रहे। लायबिलिटी ऑफ व्हाट? होलसेलर। बराबर? यस। ध्यान से सुनना, लायबिलिटी ऑफ होलसेलर कैसे निकालेंगे अपन? जीएसटी कलेक्ट कितना किया था? कलेक्ट कितना किया था जीएसटी? होलसेलर ने कलेक्ट कितना किया था? ये एग्जांपल तुम्हारे सामने, जीएसटी कलेक्ट कितना किया था होलसेलर ने? 220, बराबर ना? तो उसने 220 रुपया जीएसटी बोल के लिया। किससे लिया? रिटेलर से, हा या ना? हा। अभी होलसेलर जो है गवर्नमेंट को बोलेगा, गवर्नमेंट सुन, मैंने 220 रुपया रिटेलर से जीएसटी के नाम का लिया है, लेकिन मैंने 200 रुपया जीएसटी के नाम का किसको दिया है? मैन्युफैक्चरर को। तो मैं जितना कलेक्ट किया हूं उसमें से माइनस करूंगा मैंने ऑलरेडी कितना पे किया है, 200 रुपया। मेरे पास एक्स्ट्रा जीएसटी कितना बचा? 20 रुपया। ये 20 रुपया मैं तुझे दूंगा, ये 20 रुपया मैं तुझे दूंगा। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूं मैं? समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूं मैं? समझ में आ रही है क्या बात क्या बोल रहा हूं मैं? यस, ज्योति बोल रही है समझ में आ गया उसको। कीर्ति को भी समझ में आ गया है। पांडु भी बोल रहा है समझ में आ गया है। कौस्तुभ को नहीं समझा। कौस्तुभ देख बेटा, हम लायबिलिटी कैसे निकालते हैं? हमने जीएसटी का कलेक्शन कितना किया माइनस हमने पिछले मतलब जिससे परचेज किया था उसको जीएसटी कितना दिया है। तो मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर से 200 रुपए लिया था, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि होलसेलर ने 200 रुपए का जीएसटी का पेमेंट ऑलरेडी किया है। तो अगर उसने 220 रुपया रिटेलर से कलेक्ट किया है, उसमें से 200 रुपया तो होलसेलर ऑलरेडी दे चुका है ना, तो उसको गवर्नमेंट को कितना देना बाकी है? अभी सिर्फ 20 रुपया देना बाकी। तो लायबिलिटी ऑफ होलसेलर कितना हो गया? 20 रुपीज। लायबिलिटी ऑफ होलसेलर कितना हो गया? 20 रुपीज। कौस्तुभ क्या समझ में आया है तुझे? यस, ओके, वेरी गुड। ध्यान से समझना। अभी अगर मैं रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, रिटेलर का लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑफ रिटेलर, लायबिलिटी ऑफ रिटेलर, तो रिटेलर का लायबिलिटी तुम मुझे निकाल के दोगे। कलेक्ट कितना किया रिटेलर ने? रिटेलर ने कलेक्ट कितना किया? 250 रुपया। रिटेलर ने कलेक्ट कितना किया? 250 रुपया, बराबर। उसमें से माइनस कर दो
रिटेलर ने इस 250 में क्या ऑलरेडी कुछ पेमेंट कर रखा है जीएसटी का? गवर्नमेंट को नहीं किया, लेकिन होलसेलर को दिया ना, लेकिन होलसेलर को दिया ना, हाया ना? हाँ, तो पे कितना किया है उसने? 220 रुपया। देखो ना, जीएसटी पेड है, यहां पे अपन ने लिख दिया था 220। इसका मतलब इसके पास एक्स्ट्रा जीएसटी कितना बचा? 30 रुपया। इसके पास एक्स्ट्रा जीएसटी कितना बचा? 30 रुपया। इसका मतलब रिटेलर ने गवर्नमेंट को कितना पैसा पे करना है? 30 रुपया। लायबिलिटी ऑफ रिटेलर कितनी आ गई? 30 रुपीज। लायबिलिटी ऑफ रिटेलर कितनी आ गई? 30 रुपीज। क्या ये समझा तुमको? क्या ये समझा तुमको? कीर्ति बोल रही है, ज्योति बोल रही है समझा, कीर्ति बोल रही है समझा, कौस्तुभ को समझा और पांडु को भी समझा। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। अभी आते हैं कंज्यूमर पे। कंज्यूमर पे, कंज्यूमर की वैसे तो लायबिलिटी, कंज्यूमर की लायबिलिटी ऑफ कंज्यूमर कितनी है पता है क्या? 0। क्योंकि कंज्यूमर ऑलरेडी पे कर चुका है। जो कंज्यूमर है ना बेटा, वो ऑलरेडी पे कर चुका है किसको? रिटेलर को। और इसने कितना पे किया है? 250 रुपीज पे किया है। इसने कितना पे किया है? 250 रुपीज पे किया है। अभी ध्यान से समझो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। मैन्युफैक्चरर ने 200 रुपया कलेक्ट किया। मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को पे कितना किया? 200 रुपया। लेकिन उसने अपने जेब से डाला क्या? नहीं। उसने क्या किया? उसने होलसेलर से कलेक्ट किया। उसने होलसेलर से कलेक्ट किया। तो लायबिलिटी टू पे टू द गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में मैन्युफैक्चरर की। लेकिन वो बर्डन होलसेलर पे आया क्या? नहीं। वो बर्डन वो बर्डन मैन्युफैक्चरर पे आया क्या? नहीं। वो बर्डन किस पे आया? होलसेलर पे। क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने किससे लिया? होलसेलर से लिया। हाँ या ना? हाँ। जब होलसेलर की बारी आई तो होलसेलर की लायबिलिटी कितनी आई? 20 रुपीज। अब ये 20 रुपीज कैसे आई? तो उसने कलेक्ट किया 220 रुपया, लेकिन उसने माइनस किया 200 रुपया जो उसने ऑलरेडी पे किया था। मतलब उसने अपना बर्डन निकाल दिया। और होलसेलर ने बर्डन किस पे शिफ्ट किया? होलसेलर ने बर्डन शिफ्ट किया रिटेलर पे। उसने बोला मैंने 220 रुपया तेरे से, मतलब रिटेलर से लिया है, ये मैं तेरे को दूंगा, लेकिन उसमें से 200 रुपया मैं ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चरर को दे चुका हूं उसको मैं माइनस करूंगा। मतलब मैं तेरे को सिर्फ 20 रुपया जो मेरे पास एक्स्ट्रा जीएसटी के नाम का बच रहा है वो मैं तुझे दूंगा। लायबिलिटी टू पे इन केस ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर, लायबिलिटी टू पे टू द गवर्नमेंट इज ऑफ होलसेलर। लेकिन उसने बर्डन 220 रुपए का बर्डन किस पे शिफ्ट किया? उसने वसूले किससे? रिटेलर से। अभी रिटेलर और कंज्यूमर की बात करेंगे तो रिटेलर ने कलेक्ट कितना किया? 250 रुपीज। रिटेलर ने कलेक्ट कितना किया? 250 रुपीज। और उसने पे कितना किया था होलसेलर को? 220 रुपीज। तो उसने गवर्नमेंट को बोला कि मैं तेरे को खाली 300 रुपया दूंगा, 30 रुपया दूंगा। मैं कितना रुपया दूंगा? 30 रुपया। मतलब 250 रुपए का बर्डन किस पे शिफ्ट हुआ? आगे कंज्यूमर पे। और कंज्यूमर ने देखो ना कितना दिया जीएसटी। कंज्यूमर किससे वसूल करने वाला है क्या? नहीं, कंज्यूमर तो यूज करने वाला है। मतलब अल्टीमेट बर्डन किस पे आया? कंज्यूमर पे। और यही बात मैं तुमको कल बताया था कि यहां पे ये देखो, मैंने यहां पे लिखा के भी दिया है तुमको। कहां गया? ये देखो यहां पे इनडायरेक्ट टैक्स के केस में लायबिलिटी टू पे किसका है? लायबिलिटी टू पे टू द गवर्नमेंट किसका है? सेलर का। लेकिन अल्टीमेट बर्डन किस पे आता है? कंज्यूमर पे। अल्टीमेट बर्डन किस पे आता है? कंज्यूमर पे। क्या तुमको ये पॉइंट समझ में आ रहा है जो मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी? क्या तुमको ये पॉइंट समझ में आ रहा है मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं? अल्टीमेट बर्डन 250 रुपया गया किसके जेब से? 250 रुपया गया किसके जेब से? कंज्यूमर के जेब से। बाकी सबने तो अपने अपने पैसे वसूल कर लिए, गवर्नमेंट को सिर्फ बैलेंस अमाउंट पे करते गए। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर से लेके आगे दिया, होलसेलर ने रिटेलर से लेके अपना दिया हुआ माइनस करके बचा हुआ दिया, रिटेलर ने कंज्यूमर से लेके अपना दिया हुआ पहले माइनस किया, बचा हुआ दिया। तो अल्टीमेटली किसके जेब से जीएसटी गया? जीएसटी गया अल्टीमेटली कंज्यूमर के जेब से। जीएसटी गया अल्टीमेटली किसके जेब से? कंज्यूमर के जेब से। बात समझ में आ रही है? अभी तुमको एक हिसाब कनेक्ट करके देता हूं। टोटल गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट कितना हुआ? मैन्युफैक्चरर ने टोटल पेमेंट किया 200 रुपए का, प्लस होलसेलर ने टोटल पेमेंट किया 20 रुपए का, प्लस रिटेलर ने टोटल पेमेंट किया 30 रुपए का।
तो गवर्नमेंट को टोटल कितना पैसा मिला? 250 रुपीज, एग्जैक्टली उतना जितना कंज्यूमर ने जीएसटी पे किया था, एग्जैक्टली उतना जितना कंज्यूमर ने जीएसटी पे किया था। तुमको ये बात समझ में आ रही है? तुमको ये हिसाब समझ में आ रहा है? यस। हर एक अलग अलग स्टेज पे गवर्नमेंट को पेमेंट गया, लेकिन गवर्नमेंट को पेमेंट एग्जैक्टली उतना च गया जितना कंज्यूमर पे करने वाला है, कंज्यूमर के जेब से जितना जाने वाला है। इसीलिए अपन बोलते हैं कि जो इंपैक्ट है, बर्डन है जीएसटी का, ये बेयर कौन करता है? ये कंज्यूमर, क्योंकि उसके जेब से एक्चुअल में पेमेंट जा रहा है, बाकी सब तो अपना हिसाब सेट ऑफ कर रहे हैं। एक्चुअल में किसके जेब से जा रहा है? एक्चुअल में जा रहा है कंज्यूमर के जेब से, एक्चुअल में जा रहा है कंज्यूमर के जेब से। अगर तुमको ये हिसाब समझ में आया होगा, अगर तुमको ये हिसाब समझ में आया होगा, तो एक बात ध्यान रखना, मैं तुमको अभी कुछ और इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। यहां पे जो टैक्स कैलकुलेट, ये टैक्स जो चार्ज हो रहा है ना, ये जो कैलकुलेशन हो रहा है ना, ये वैल्यू एडिशन पे हो रहा है। ये किस पे हो रहा है? वैल्यू एडिशन पे। मैन्युफैक्चरर की बात करोगे तो पूरा का पूरा 2000 रुपया ये वैल्यू एडिशन था, पूरा का पूरा 2000 रुपया ये वैल्यू एडिशन था। तो मैन्युफैक्चरर, देखो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, मैं लिख रहा हूं वैल्यू एडिशन। वैल्यू क्या? एडिशन। मैन्युफैक्चरर का कितना, उसके बाद होलसेलर का कितना, और उसके बाद रिटेलर का कितना। मैं वैल्यू एडिशन को तुम्हारे समझने के लिए ब्रैकेट में लिख देता हूं प्रॉफिट, तुम्हारे समझने के लिए ब्रैकेट में लिख देता हूं प्रॉफिट। मैन्युफैक्चरर के लिए 2000 रुपया पूरा का पूरा वैल्यू एडिशन था, तो 2000 रुपया वैल्यू एडिशन है, इसका 10% निकाला, 200 रुपया टैक्स आया। वैल्यू एडिशन पे टैक्स, वैल्यू एडिशन पे टैक्स। मैन्युफैक्चरर ने किसी से कुछ परचेज नहीं किया था, तो 2000 रुपया पूरा उसका वैल्यू एडिशन समझ लो। तो वैल्यू एडिशन किया उसने 2000 रुपए का, उस पर 10% कैलकुलेट किया तो कितना आया? 200 रुपया। उसके बाद होलसेलर ने वैल्यू एडिशन कितना किया? होलसेलर ने वैल्यू एडिशन कितना किया? होलसेलर ने वैल्यू एडिशन किया ये 200 रुपए का प्रॉफिट। होलसेलर ने वैल्यू एडिशन किया ये 200 रुपए का प्रॉफिट। उसको, उसने अगर 2200 रुपए सेलिंग प्राइस है, तो उसमें से उसका कॉस्ट अगर हटा दे 2000 रुपया, तो उसके लेवल पे जो वैल्यू एडिशन हुआ है वो सिर्फ 200 रुपए का हुआ है। तो होलसेलर पे 200 रुपए का वैल्यू एडिशन, होलसेलर के लेवल पे 200 रुपए का वैल्यू एडिशन, उस पे 10% अगर अपन निकालेंगे तो कितना आया? 20 रुपया। उस पे अगर 10% निकालेंगे तो कितना आया? 20 रुपया। उसके बाद रिटेलर के लेवल पे वैल्यू एडिशन कितना हुआ है? रिटेलर के लेवल पे वैल्यू एडिशन कितना हुआ है? 300 रुपया। जो प्रॉफिट है वो वैल्यू एडिशन है। तो रिटेलर के लेवल पे 300 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ है, तो रिटेलर का 300 रुपया वैल्यू एडिशन, उस पे अगर मैं 10% जीएसटी कैलकुलेट करूं तो 30 रुपया। क्या एग्जैक्टली उतनी लाइबिलिटी है? मैन्युफैक्चरर की लाइबिलिटी 2000 रुपया थी, होलसेलर की लाइबिलिटी 20 रुपया थी, और रिटेलर की लाइबिलिटी 30 रुपया थी। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि हर एक लेवल पे जो टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, जो जीएसटी कैलकुलेट हो रहा है, वो एक्चुअल में जो पेमेंट हो रहा है ना गवर्नमेंट को, वो एक्चुअल में वैल्यू एडिशन का हो रहा है। वो किसका हो रहा है? वैल्यू एडिशन का। इसीलिए जीएसटी को बोला गया दिस इज नथिंग बट अ वैल्यू एडिशन टैक्स। हर एक लेवल पे जितना जितना वैल्यू ऐड होगा उस पे टैक्स पे करना होगा, उस पे टैक्स पे करना होगा। तो होलसेलर के लेवल पे 2000 का वैल्यू एडिशन हुआ, तो उसने 2000 का 10% 200 रुपया टैक्स पे किया गवर्नमेंट को। होलसेलर के लेवल पे 200 रुपया वैल्यू एडिशन हुआ, तो उसने 200 रुपए का 10% 20 रुपया टैक्स पे किया गवर्नमेंट को। रिटेलर के लेवल पे 300 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ, उसने 300 रुपए का 10% 30 रुपया टैक्स पे किया गवर्नमेंट को। टोटल गवर्नमेंट को टैक्स कितना मिला? टोटल टैक्स मिला 250 रुपीज। और ये 250 का 250 रुपीज किसके जेब से गया एक्चुअल में? वो गया कंज्यूमर के जेब से। ये गया किसके जेब से? कंज्यूमर के जेब से। इसीलिए ना इसको कंज्यूमर कंजम्पशन टैक्स भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? कंजम्पशन टैक्स। जो कंज्यूम करेगा ना, तो उसने टोटल 2500 की चीज कंज्यूम की और उस पे 10% यानी 250 रुपए का जीएसटी टोटल गवर्नमेंट को मिला। क्या तुमको ये सारी चीजें कनेक्ट हो रही है? क्या तुम ये सारी चीजें समझ पा रहे हो? क्या तुम ये सारी चीजें समझ पा रहे हो?
यस, ज्योति बोल रही है समझ में आ रहा है उसको, कीर्ति बोल रही है समझ में आ रहा है उसको, कौस्तुभ को भी समझ में आ रहा है, पांडु बेटा, पांडु ने तो, चलो ठीक है। तो अगर मैं अभी नोट्स पे आऊं, ये है हमारे नोट्स, मैं तुमको थोड़ी देर पहले एक्चुअली लेक्चर के स्टार्टिंग में दिखाया था, कीर्ति थी, कीर्ति को शायद ये नोट्स दिखाए थे, बाकी लोग बाद में ज्वाइन हुए हैं। दीज आर द नोट्स दैट यू विल बी गेटिंग इन सॉफ्ट कॉपी। मैंने जितना हो सके उतना इसको समराइज्ड वे में लिखने की कोशिश की है, और ये 50 पेजेस में मैक्सिमम, मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरा जीएसटी तो बेयर एक्ट पढ़ना पड़ेगा, वो बहुत सारे पेजेस का है, तो उसके लिए अलग कोर्स होता है। हमको प्रैक्टिकल लाइफ में जितनी जरूरत है जीएसटी समझने की, मैंने 50 पेज में तुमको समराइज्ड वे में एकदम क्रिस्प नोट दिए हुए हैं बना के। तो ये नोट्स है, मैं इसमें से कुछ चीजें अभी तुमको बताने वाला हूं जो अपन ने पिछले 2 दिनों में डिस्कस कर रखे हैं, मैं एक एक चीज पे आऊंगा, लेकिन सबसे पहले आना चाहता हूं इस कंसेप्ट ऑफ जीएसटी पे, इस कंसेप्ट ऑफ जीएसटी के पॉइंट पे। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि अपन आज जीएसटी का कंसेप्ट समझने वाले हैं, तो वही कंसेप्ट मैं तुमको यहां पे बता रहा हूं। अब भी मैंने बताया जीएसटी क्या है, एक वैल्यू एडेड टैक्स है, ये एक वैल्यू एडेड टैक्स है। क्या मैंने अभी अपन ने वही डिस्कस किया कि ये वैल्यू एडिशन पे जो टैक्स आता है वो गवर्नमेंट को पे किया जाता है, इसलिए इसको वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। उसके बाद मैंने अभी बोला कि कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट है, कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट है। तो ये जो मैंने तुमको यहां पे बताया ना, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कंज्यूमर, ये एक चेन है, ये एक कंटिन्यूअस चेन है, ये ब्रेक नहीं हो सकती, ये ब्रेक नहीं हो सकती, दिस इज द चेन। और इस चेन के कंसेप्ट के ऊपर जीएसटी का कंसेप्ट टिका हुआ है। तो कंटिन्यूअस चेन, सर ये क्रेडिट क्या है, बस थोड़ा आपको ना रुकना पड़ेगा। क्रेडिट मतलब एग्जैक्टली अगर शॉर्ट में तुमको बताना है तो हर एक लेवल पे इन्होंने जो पीछे पे किया हुआ जीएसटी माइनस किया है ना, इसको अपन टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं क्रेडिट लेना। हम ऑलरेडी जो जीएसटी पे कर चुके हैं वो जब माइनस करते हैं तो हम उसको बोलते हैं क्रेडिट लेना। तो ये कंटिन्यूअस चेन में ना क्रेडिट सिस्टम चलता है। होलसेलर ने पीछे किसी को जीएसटी नहीं दिया था तो उसने माइनस कुछ भी नहीं किया, उसके लिए क्रेडिट कुछ नहीं था, पूरा का पूरा 200 रुपया पेमेंट आया। लेकिन मैन्युफैक्चरर के केस में, सॉरी होलसेलर के केस में ना, उसने कलेक्ट 220 रुपया किया लेकिन पे 200 रुपया किया था, तो वो 20 रुपए का पेमेंट कर रहा है। यहां पे अपन उसको बोलते हैं कि उसने ना 200 रुपए का क्रेडिट लिया। क्या लिया? 200 रुपए का क्रेडिट लिया। उसी तरीके से रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो रिटेलर ने 250 रुपया लिया था लेकिन उसने ऑलरेडी 220 रुपया पे किया था, तो उसने 220 रुपया माइनस किया। इसको अपन टेक्निकली बोलते हैं रिटेलर ने क्रेडिट लिया 220 रुपए का। 250 में से 220 का क्रेडिट लिया, 30 रुपया पे किया। होलसेलर ने 220 में से 200 रुपए का क्रेडिट लिया, 20 रुपया पे किया। लेकिन कंज्यूमर को कोई क्रेडिट नहीं लेते आता। कंज्यूमर जो गुड्स को यूज करने वाला है ना, उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलता गवर्नमेंट की तरफ से, हा या ना? हा। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट। इसको क्या बोला गया? कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट। उसके बाद थर्ड पॉइंट है बर्डन बोन बाय फाइनल कंज्यूमर। क्या ये बात भी अपन ने डिस्कस की है? हाँ। 250 रुपया एक्चुअल में किसके जेब से गया? कंज्यूमर के। कंज्यूमर मतलब जो एंड यूजर होता है गुड्स का, फाइनल कंज्यूमर भी बोलते हैं, एंड यूजर ऑफ गुड्स भी बोलते हैं, एंड कंज्यूमर भी बोलते हैं, या सिर्फ कंज्यूमर भी बोलते हैं। तो इसीलिए बोला गया बर्डन मतलब किसके जेब से पैसा जा रहा है जीएसटी का, तो ये जा रहा है ना फाइनल कंज्यूमर, एंड यूजर ऑफ द गुड्स के। और फिर बोला गया ये जीएसटी जो है ये डिमांड बेस्ड, अभी सॉरी डेस्टिनेशन बेस्ड अभी समझ में नहीं आएगा तुमको। इसके लिए अपने को कल का या मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद का लेक्चर लगेगा, तब जाके डेस्टिनेशन बेस्ड समझ में आएगा तुमको। ओके, तो लेकिन हाँ, मैंने उसके साथ साथ अब भी ये वर्ड बताया कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। ये क्या है? कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। जो कंज्यूम कर रहा है ना, उसके जेब से जो जा रहा है उसको अपन कंजम्पशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं। एग्जैक्टली उतना जीएसटी गवर्नमेंट के पास पहुंचा जितना कंज्यूमर ने दिया, इसको अपन बोलते हैं कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। लेकिन डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या है, इसको समझने के लिए एक लेक्चर का आपको और इंतजार करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक लेक्चर का और इस मतलब वेट करना पड़ेगा। ओके, तो कंसेप्ट ऑफ जीएसटी समझ में आया क्या तुमको? कंसेप्ट ऑफ जीएसटी समझ में आया क्या? जितनी भी बातें डिस्कस की है, देखो मैंने ये समराइज्ड वे में तुमको यहां पे लिख के दिया है, हाँ या ना? हाँ। और ये जो है ये उसका पूरा एक्सप्लेनेशन था मेरे हिसाब से। क्या तुमने ये नोट किया है? मैं तुमको बोलता हूं कि तुमने बुक पेन एक सेपरेट बुक बनानी है, उसमें सारी चीजें लिखनी है। कीर्ति बोल रही है लिखा, ज्योति बोल रही है लिखा,
पांडु भी बोल रहे लिखा। कौस्तुभ बेटा आपको ये लिखना पड़ेगा। मैं ना यहाँ पे देखो एकदम शॉर्ट में इसको बता रहा हूं। चलो पहले ये पेज, अगर नहीं लिखा है ना कौस्तुभ बेटा तो पहले देखो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको अपने बुक में इसको अपडेट करना होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस, इसका स्क्रीनशॉट लिया है क्या? लेने के बाद खाली थम्स अप कर दो, मतलब मैं स्क्रॉल करता हूं नीचे। यस, इसके बाद इसका कहां गया? हाँ, ये स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद थम्स अप कर देना और बुक्स में अपडेट करो बॉस। नोट्स बनाने की कोशिश करो, जब भी तुमको प्रॉब्लम आएगा तुम उन नोट्स को रेफर कर सकते हो। यस ओके बस। और ये नोट्स, ये जो नोट्स है ना, ये जो प्रिंटेड नोट्स है, इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में इन द सेंस जिसका भी जिसने एनरोल कर दिया है इस कोर्स को, उसको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो जिसने जिसने भी एनरोल किया है ना बॉस, एक बार खाली ग्रुप में मैसेज डाल देना नोट्स के बारे में, मतलब प्लीज सेंड नोट्स करके, इतना अगर मैसेज डाल दिया तो आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे। ये जीएसटी के नोट्स है, 50 पेजेस के नोट्स है। इसके बाद आपको इनकम टैक्स के नोट्स मिलेंगे जब अपन इनकम टैक्स चालू करेंगे, और फिर जब अकाउंट्स और टैली चालू करेंगे तो आपको अकाउंट्स और टैली के नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, चलो इसके ऊपर थोड़ा सा भी अपन ने जो अभी तक डिस्कस किया है वो इन नोट्स में मैंने यहां पे लिखाया हुआ है। और टैक्स में भी डिफाइंड एज पेक्यूनियरी बर्डन। पेक्यूनियरी का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल। पेक्यूनियरी का मतलब होता है फाइनेंशियल। पेक्यूनियरी का मतलब है फाइनेंशियल। तो अ टैक्स में भी डिफाइंड एज, टैक्स क्या है? एक फाइनेंशियल बर्डन है लेड अपॉन इंडिविजुअल्स और प्रॉपर्टी ओनर्स टू सपोर्ट द गवर्नमेंट, अ पेमेंट एग्जैक्टेड बाय लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। तो मतलब अपन टैक्स पैसा, टैक्स का पेमेंट करके गवर्नमेंट को क्या कर रहे हैं? हिसाब से सपोर्ट कर रहे हैं। किस चीज में सपोर्ट कर रहे हैं? तो बॉस गवर्नमेंट अपने को ये टैक्स का पैसा लेती है, अपने जेब में नहीं डालती। हमारे एरिया में हम जहां पे भी रहते, कोई भी गांव में रह रहे होंगे, उस गांव में, उस गांव के डिस्ट्रिक्ट में, उस डिस्ट्रिक्ट के स्टेट में, उस स्टेट के देश में कई सारे डेवलपमेंट्स के काम होते हैं। रोड्स बनते हैं, हाईवेज बनते हैं, स्कूल्स बनते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। कई सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे ये पैसा यूज होता है, जहां पे ये पैसा क्या होता है? यूज होता है। तो इसीलिए टैक्स को बोला गया ये एक फाइनेंशियल बर्डन है जो किसी इंडिविजुअल पे चार्ज किया जाता है। कौन चार्ज करता है? गवर्नमेंट चार्ज करता है। और क्यों? ताकि हम गवर्नमेंट उस पैसे को यूज कर सके हम जैसे, हमको ही फायदा देने के लिए, टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। इसका बैकग्राउंड क्या है? तो देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ये कल के लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूं। टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या है? एक डायरेक्ट टैक्स है और एक इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन पास नहीं किया जा सकता, जिसने पैसा कमाया उसी को देना है, सेम पर्सन को देना है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन जो है ये पास होता है और वो अल्टीमेटली कंज्यूमर से वसूला जाता है। और ये अल्टीमेटली किससे वसूला जाता है? कंज्यूमर से। उसका अपन ने इस एग्जांपल में भी रेफरेंस ले लिया, इस एग्जांपल में भी उसका रेफरेंस ले लिया। ओके बच्चों, मुझे बताओ क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है? क्या तुमको ये सारी चीजें इंटरेस्टिंग लग रही है? कौस्तुभ बेटा तुम्हारा ये फर्स्ट डे था, क्या तुमको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है? क्या तुमको ऐसे लग रहा है तुम्हारा नॉलेज बढ़ रहा है? यस, वेरी गुड। और 100% इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। 100% इसका बेनिफिट आपको आगे होने वाला है। यू डोंट इवन नो कि आप किस लेवल का नॉलेज कंज्यूम कर रहे हो आज मेरे, मतलब जब भी ये कोर्स को एनरोल करोगे उसके बाद। ओके, एनीवेज एक लास्ट पॉइंट आज डिस्कस करेंगे। आज मैं इसको ब्रीफ में डिस्कस करूंगा, कल अपन थोड़ा सा और डीप में डिस्कशन करेंगे इसका, कि व्हाट आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। जीएसटी के दायरे के बाहर कौन सी चीज है, मतलब जीएसटी किस पे नहीं लगता। जीएसटी किस पे नहीं लगता? तो सबसे पहले बोला गया अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अल्कोहल अपनी सबकी, मतलब मेरे को ऐसे लगता है कि जो यूथ है उसकी फेवरेट चीज है ये अल्कोहल, दारू। दारू पे जीएसटी नहीं लगता बॉस, अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगता। मतलब सर अल्कोहल पे टैक्स नहीं लगता क्या? टैक्स लगता है, लेकिन जीएसटी नहीं लगता। अभी कौन सा टैक्स लगता है, क्या टैक्स लगता है, इसका डिस्कशन अपन कल के लेक्चर में करने वाले। लेकिन इतना समझो, क्या बोला है यहाँ पे? अल्कोहल। लेकिन कौन सा अल्कोहल? फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कौन सा अल्कोहल? फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इस पे टैक्स नहीं लगता। उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जैसे पेट्रोल, डीजल, ये जो प्रोडक्ट्स है, एविएशन फ्यूल्स होते हैं, मतलब वो फ्यूल्स जिससे प्लेन, हेलीकॉप्टर अपना जो है वो
उड़ता है ना, उसको भी फ्यूल लगता होगा, हाँ, तो उसको अपन एविएशन फ्यूल्स बोलते हैं। तो ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है ना, इस पे नहीं लगता जीएसटी। सर इस पे जीएसटी नहीं लगता तो इस पे दूसरा मतलब टैक्स लगता है क्या? हाँ, टैक्स लगता है, दूसरा लगता है, जीएसटी नहीं लगता। उसके बाद पेट्रोलियम क्रूड। पेट्रोलियम क्रूड मतलब ऑब्वियसली रॉ मटेरियल फॉर पेट्रोल एंड डीजल, बराबर ना, क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं अपन। और हाल फिलहाल में एक न्यूज है, मैं मतलब ऑलमोस्ट एक महीना हो गया होगा, एक 1.5 महीने पहले, जैन 9 को, 9 जनवरी को मैंने ये न्यूज पढ़ा था, मेरा मेमोरी बहुत शार्प है। 9 जनवरी को मैंने एक न्यूज पढ़ा था, इंडिया में ना जो कृष्णा गोदावरी का बेस है, कृष्णा नदी गोदावरी नदी, उसका जो बेस एरिया है, वहां पे ना अपने को 27 वेल्स, वेल्स मतलब कुएं, 27 कुएं मिले क्रूड ऑयल के। इंडिया में क्रूड ऑयल मिल गया, इंडिया में क्रूड ऑयल मिल गया। पहले नहीं मिलता था, अपने को बाहर से लेना पड़ता था, अभी भी लेना पड़ेगा क्योंकि इतना अपना कंजम्पशन बहुत है, लेकिन 27 वेल्स मिले अपने को इंडिया में कृष्णा गोदावरी के बेस में। 27 वेल्स मतलब उनका ऐसा अप्रोक्सीमेशन है कि 47,000 बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाएगा पर डे। 47,000 बैरल्स एक्सट्रैक्ट किया जाएगा पर डे। तो ये जो क्रूड ऑयल है, ये एक्सट्रैक्ट करने वाली कंपनी अलग होगी और उसको बेचने, जो पेट्रोल बनाएगा वो कंपनी उसको बेचेगी ऑब्वियसली। तो फिर ये क्रूड ऑयल पे जब वो बेचेगी तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद मोटर स्पिरिट जैसे पेट्रोल हो गया, हाई स्पीड डीजल हो गया, उसके बाद नेचुरल गैस जो होते हैं ना, नेचुरल गैस, इस पे भी जीएसटी नहीं लगता। और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जिसको मैंने एविएशन फ्यूल बोला था थोड़ी देर पहले, जिससे एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स वगैरह उड़ते हैं अपने, उसको बोला जाता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल्स, एटीएफ बोला जाता है शॉर्ट में उसको। क्या बोला जाता है? एटीएफ। तो इस पे भी जीएसटी नहीं लगने वाला है। तो इन चीजों को ना जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है, इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके पीछे भी स्टोरी है, और ये स्टोरी मैं आपको कल बताने वाला हूं। ये स्टोरी मैं आपको कल बताने वाला हूं कि क्यों ऐसा किया गया। ओके, तो आई थिंक सो आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग था। हम आज रुकेंगे यहाँ पे, हम आज रुकेंगे यहाँ पे। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग के कुछ दिन में तुम्हारे को ज्यादा बर्डन नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, एवरी लेक्चर में नॉलेज बढ़ेगा, आप थोड़ा थोड़ा मेच्योर विद एवरी लेक्चर होने वाले हो, ये मेरी गारंटी। समझ रहा है सबको? तो चलो जल्दी से, जैसे मैं बोलता हूँ कि जाने से पहले मेरे को सिर्फ फीडबैक दो कि आज का लेक्चर कैसा गया। थम्स अप में फीडबैक नहीं चाहिए मेरे को अभी, कम ऑन, लिख के बताओ मेरे को, मैसेज करके बताओ कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। वॉज इट हेल्पफुल, वॉज इट नॉलेजेबल, क्या आपका नॉलेज बढ़ा इसमें? अच्छा था, ओके। और समझ में आया क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कीर्ति बोल रही ग्रेट था, वेरी गुड। ज्योति को भी अच्छा लगा। कौस्तुभ बेटा, पांडु तुम भी। कौस्तुभ बोल रहा है हेल्पफुल था, मतलब नॉलेज बढ़ा है, मतलब अच्छा ही था, ये मैं मान लेता हूं। पांडु बेटा आंसर दो। चलो ठीक है, तो बॉस मिलते हैं कल। नोट्स के लिए आपको ग्रुप में मैसेज डालना होगा, आपका मैसेज आना चाहिए कि प्लीज सेंड नोट्स। जिसने भी कोर्स में एनरोल किया है उसको इसका सॉफ्ट कॉपी 100% मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो विल स्टॉप हियर, बाय बाय बच्चों, मिलते हैं कल।